Hello guys, welcome to our channel MBPSC Hub, and today we are covering the very last topic of our unit second, that is Niti Aayog. And I'm really sorry for the delay of since I think 2 weeks the video has not been uploaded of my topics. So yeah, so काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है रिगार्डिंग एमपीपीएससी. द चेयरमैन हैज आल्सो डिक्लेयर्ड दैट द notification of 2021 and the mains result will be declared soon. आई थिंक बिफोर 31st of December. सो अब नेगेटिव थोड़ा सा हम लोग ना हो तो बेटर होगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर दैट रिजल्ट्स डेफिनेटली आ ही जाएंगे. और कैलेंडर तो वैसे भी आ चुका है, तो डेट तो हमारे सामने है ही. सो वी कैन जस्ट प्लान आवर स्टडीज अकॉर्डिंग टू दैट. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स, just continue your studies and don't give a break, क्योंकि 2022 और 2023 I think these both of these years will be filled with exams, and you will not get time for any of the leisure. So I would request that प्लीज कंटिन्यू योर स्टडीज, और अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल भी आप अधूरा ना छोड़ें. ओके, सो या लेट्स जस्ट नाउ गेट इनटू द वीडियो. नीति आयोग. So what is the full form of Niti Aayog? A national institution for transforming India, as you can see on the screen. So it has been developed on 1st of January 2015. ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, बहुत ही रिसेंट की बॉडी है. तो ये बनी किस लिए, मतलब एज वी वर नोइंग दैट प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी वर्क कर रहा था उस टाइम पे, है ना. तो ये नीति आयोग लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था. सो वील स्टडी इट. प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग विद एम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच. अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? तो बॉटम अप अप्रोच ये होती है कि आप मतलब विलेजेस से थोड़ा सा आप ऊपर आने की कोशिश करिए. पहले क्या होता था कि जो सिटीज हैं या फिर टाउन्स हैं उनको लेके थोड़ा सा ज्यादा वर्क किया जाता था, विलेजेस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. सो नीति आयोग का ने ये फॉर्मूला निकाला दैट वी शुड वर्क ऑन बॉटम अप अप्रोच. मतलब हमें नीचे से शुरू करना चाहिए और फिर ऊपर पहुंचना चाहिए. लाइक नीचे से आप शुरू करोगे, मतलब सारे विलेजेस को आपको अपने साथ में लेके चलना चाहिए. विलेजेस की क्या प्रॉब्लम है या फिर विलेजेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वी शुड जस्ट गेट emphasis on that first, and then later on move to the urban cities. So this was the main vision. और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये काम करता है. इट जस्ट शोज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होगा? फेडरलिज्म आपको पता है, इट इज अ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन whom? तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. तो सेंटर और स्टेट्स का जो कोऑपरेशन है, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे और दोनों साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे. ये नीति आयोग का सबसे बड़ा एजेंडा है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है दैट इट वर्क्स ऑन बॉटम अप अप्रोच एंड इट इको द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. नाउ विल मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल. कौन कौन से इसमें ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से इसमें मतलब पोस्ट पे लोग काम करते हैं, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे. तो चेयरपर्सन जो है वो पीएम, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नीति आयोग के चेयरपर्सन पीएम होते हैं. देन वाइस चेयरपर्सन ये अपॉइंट करे जाते हैं बाय द पीएम ओनली. ओके, सो आई थिंक इट्स राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार. ये चेयरपर्सन है. देन देयर इज गवर्निंग काउंसिल, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज. अब आप इसमें ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स हैं एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर. इसमें गवर्नर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज. नॉट, इट इज नॉट रिटन दैट इट द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विल आल्सो बी काउंटेड ओवर देयर. सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन होते हैं? तो ये भी अपॉइंट किए जाते हैं पीएम के द्वारा, और इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है. एंड राइट नाउ मिस्टर अमिताभ कांत is working on this post.
ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तो मिस्टर राजीव कुमार एंड देन मिस्टर अमिताभ कांत। देन एडॉक मेंबरशिप आप बोल सकते हो कि थोड़े दिनों की होती है, ये परमानेंट मेंबरशिप नहीं होती है। सो ये यहाँ पे आपके दो मेंबर हो जाएंगे प्लस एक्स ऑफिशियो जो ऑलरेडी किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो उनको अगर इस मेंबरशिप में लेके आ रहे हैं नीति आयोग की, तो वो एक्स ऑफिशियो हो जाता है। वो किसी ऑफिस में होते हुए भी किसी दूसरे ऑफिस के मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो सकते हैं और ये भी पीएम के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। देन वील मूव ऑन टू नीति आयोग हब्स। सो इसमें 2 हब होती हैं नीति आयोग की। आप बोल सकते हो कि ऑर्गन या फिर किसी तरह का आप बोल सकते हो कि ये फंक्शंस आप मतलब क्या करती है नीति आयोग, उस चीज को लेके हम एक एजेंडा प्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है टीम इंडिया हब, देन सेकंड इज नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो टीम इंडिया हब में क्या है, तो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। जो भी स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो इंटरफेस है, उसकी तरह नीति आयोग को एक्ट करना है। एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट इट वर्क्स ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो ऑब्वियसली इट विल बी talking about the center and states. It is very obvious in nature. So second thing, we'll move on to knowledge and innovation hub. तो आपको पता है कि नीति आयोग बहुत सारे इनोवेशन निकालता है, like it also पब्लिश मैनी डेटाज, मैनी इंडेक्सेस, और काफी चीजें जो है वो नीति आयोग के द्वारा की जाती हैं जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा नहीं की जाती थी। तो ये इनोवेशन के रूप में भी बहुत ही एक्सेलेंट काम करते हैं। जो कि थिंक टैंक जो होता है ना, नीति आयोग का जो थिंक टैंक होता है, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, तो जो सोच जहां से बन के आ रही है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या आपके पीछे जो है बैकग्राउंड में आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं फॉर द विजन ऑफ इंडिया, सो दैट वर्क्स बाय द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नाउ आपको ये चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी काफी नीति आयोग लेकर आता है। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आर मेनली प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। तो कौन कौन से, सो देयर इज 3-year एक्शन एजेंडा, then 7-year medium term strategy and 15-year vision document. So basically what they are trying to make is they are making the things very very easier for them to follow only। क्योंकि अब क्या होता है, अगर आप मान लो आपने 15 साल का कुछ प्लान बना लिया, लाइक प्लानिंग कमीशन में आपको पता है कि 5 ईयर्स के FYPs होते थे, 5-year प्लान्स होते थे। तो उसमें क्या होता था कि 5 ईयर के लिए आपने कोई एजेंडा बना लिया, अब बीच में सडनली वॉर हो गई, आपको पता है 1962 में, देन 1965 में, देन पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। उस टाइम पे हम लोग पूरा मतलब शाटर हो चुके थे। हम लोगों को वहां पे उस टाइम पे 2 ईयर्स के प्लान लाने पड़े, रोलिंग प्लान्स हमें लॉन्च करने पड़े। तो इससे क्या होता है, 5 ईयर्स थोड़ा सा लंबा वक्त हो जाता है ना। उस बीच में काफी चीजें भी ऐसी हो सकती हैं। अब आपको पता है कि अभी लाइक द पेंडेमिक जो आया था, कोविड, सो अगर उस टाइम पे हमारा 5-year प्लान चल रहा होता तो ऑब्वियसली हमें बीच में उसको वाइंड अप करके कुछ और प्लानिंग हमें लेके आनी पड़ती, क्योंकि वी वर बैडली हिट बाय द पेंडेमिक। सो दैट्स व्हाई आई थिंक उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया है। तो 3-year एक्शन स्ट्रैटेजी, सबसे पहले ये 3 साल की एक्शन स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। देन 7 ईयर की भी ये लोग बना के रखते हैं कि अगर हमें 3 साल में इतना कुछ अचीव करना है तो 7 ईयर की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देन 15-year विजन डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली जब आप 15 ईयर्स के बारे में सोच रहे हो तो दैट कैन नॉट बी स्ट्रैटेजी, यू हैव टू कॉल इट अ विजन ओनली, क्योंकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हो कि 15 ईयर्स बाद ऐसा कुछ होगा, बिकॉज 15 ईयर्स इज अ मेजर अमाउंट ऑफ टाइम। सो आप उस टाइम पे कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं दे सकते, स्ट्रैटेजी थोड़े कम टाइम के लिए होती है, ज्यादा टाइम के लिए आप विजन बोलते हो उस चीज को, है ना। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। देन वील मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नीति आयोग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो द 65-year-old to PC had become a redundant organization। पता ही है हमें कि जो प्लानिंग कमीशन था वो काफी पुराना था और काफी ओल्ड था, उसको एक नया
रूप देना इम्पोर्टेंट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस. So I think the bodies should also change. Then second, India is a diversified country and its state are in various phases of economic development along with their own strengths and weakness. Of course India जो है वो diversified country है, और सब states और सभी यूटीज की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, पोटेंशियल होता है टू गेट डेवलप्ड, एंड दे ऑल्सो हैव देयर ओन वीकनेसेस. सो इस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें स्टेट्स के साथ डेफिनेटली सेंटर को कोऑपरेट करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए भी नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंस है. देन वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑब्सोलीट. ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ इंडिया आपको पता है कि इंडिया हर चीज में डाइवर्सिफाइड है, चाहे आप कल्चर ले लो, कल्चरल डाइवर्सिटी ले लो, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ले लो, कोई भी डाइवर्सिटी आप ले लो, तो एक चीज पे आप फोकस नहीं कर सकते हो दैट आपने एक ये स्कीम लॉन्च कर दी तो ये सभी लोगों के लिए उतनी ही बेनिफिशियल होगी. लाइक आपने कोई स्कीम लॉन्च करी, वो यूपी के लिए बेनिफिशियल है बट इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर तमिलनाडु, है ना, यू नो दैट. तो फिर इस तरह से ये अप्रोच को लेकर चलना कि हमने एक स्कीम ले आए या फिर हमने एक पब्लिक पॉलिसी लेकर आ गए और वो पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, आई थिंक इट इज नॉट at all good for India. So I think that was the major drawback which planning commission was facing. So objectives क्या हो सकते हैं नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला तो आपको पता है कि टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है. देन सेकंड, टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना. ऑब्वियसली जो विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि अगर विलेज हमारे डेवलप करेंगे, लाइक विलेज में जो लोग हैं they should not feel that they are not getting employed. Like if they are living in the villages, they should get employment over there only. They don't need to get migrated to another and urban cities in order to get employment. So that would only create major burden on urban cities. So it's better that you provide employment to the villages over villages only. So I think that's the main thing. Then second, third point, to pay special to the sections who are not benefiting adequately from economic program. नीति आयोग का सबसे मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जिन लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा, उन पे खास फोकस देना. बिकॉज जो भी स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं आपको पता है कि बेनिफिशियरीज तक वो बहुत ही कम पहुंचती हैं. तो अगर वो बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचती हैं तो इन द मिडल ऑफ द वे द मनी गेट्स लैप्स्ड ऑफ. सो वो चीज नहीं होनी चाहिए और उस चीज पे इनका खास ध्यान रहता है. टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप्स बिटवीन की स्टेक होल्डर्स जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी you can say that police is there and then administrators are there. तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये इनके बीच में एक खास जो एक बैलेंस है उसको बना के चलना भी इनका एक फंक्शन होता है. देन टू क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. आप देखते हो मीटिंग्स भी काफी नीति आयोग कंसल्ट करता है और काफी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिनमें नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इवन फ्रॉम द अदर कंट्रीज दे आल्सो कम एंड पार्टिसिपेट एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस व्हाट एवर दे आर thinking that it would benefit India over a period of time. So ये meetings भी conduct करवाई जाती हैं. Then fifth point is to maintain state of the art resource center, be a repository of research on good governance. आपको पता है कि planning commission जो था उसका major काम research कभी भी नहीं रहा. उनका काम सिर्फ इतना रहता था कि 5 years में उनको किस तरह से चीजें लेकर आनी है, किस तरह से function करना है, कि सिर्फ इंडिया को उनको रन करना है. But they did not gave emphasis on research एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो नीति आयोग का काम ये भी है कि वो थोड़ा सा गवर्नेंस को भी देखेंगे प्लस वो रिसर्च पर भी काम करेंगे, क्योंकि रिसर्च आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इजराइल हैज बीन डूइंग रिसर्च ओवर कोविड. पहले से ही वो इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो आपने देखा कि उन्होंने कोविड को बहुत अच्छे से कंट्रोल में लिया था सबसे पहले in the world. So research, I think, cannot be replaced by any of the things. So I think it also works over the research.
And then next point, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. So I think काफी important थे ये functions which we studied. सो नाउ वी कम टू द डिफरेंस. तो ये डिफरेंस आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया है, तो ऑब्वियसली कंपैरिजन तो आएगा ही दोनों के बीच में. तो पहला कंपैरिजन नीति आयोग का आप ये बोल सकते हैं, इट सर्व्स एज एन एडवाइजरी थिंक टैंक. इट सर्व्ड एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लानिंग कमीशन जो पीसी था, इट सर्व्ड एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. बट नीति आयोग आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल भी नहीं है बॉडी है, ये एडवाइजरी बॉडी है, राइट. देन सेकेंड, ड्रॉज मेंबरशिप फ्रॉम अ वाइडर एक्सपर्टीज. देन इट हैड लिमिटेड एक्सपर्टीज. आपको पता ही है ना, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नीति आयोग के बहुत ही वाइड एरिया में फंक्शंस हैं. वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पर काम नहीं करना चाहते. उन्होंने थोड़ा सा, उनका विजन थोड़ा सा लंबा है. बट प्लानिंग कमीशन जो है उनका थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपर्टीज था. देन इट डज नॉट पोजेस मैंडेट टू इम्पोज पॉलिसीज, है ना. ये मैंडेटरी नहीं रहता इनका कि आप, हमने जो पॉलिसीज बता दी आपको इनको इम्पोज करना ही करना है. बट इनका जो था, ये स्टेट्स पर पॉलिसीज को करते थे इम्पोज, एंड वो मैंडेटरी रहता था. देन फोर्थ पॉइंट, इट फोकसेस ऑन बॉटम अप अप्रोच. इट फॉलोड अ टॉप डाउन अप्रोच. ऊपर से ये नीचे आते थे. प्लानिंग कमीशन पहले शहर की तरफ जाएंगे, उसके बाद विलेजेस की तरफ जाएंगे. बट नीति आयोग का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देन फिफ्थ पॉइंट, सेक्रेटरीज टू बी नोन एज सीईओ अपॉइंटेड बाय पीएम. सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू यूजुअल प्रोसेस, है ना. यहाँ पर पीएम डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं नीति आयोग में, बट वहां पे ऐसा नहीं था. Then sixth point, it does not have powers to allocate funds which are vested in finance ministry. It had powers to allocate funds. नीति आयोग के पास पावर्स नहीं है फंड्स को एलोकेट करने के लिए, बट प्लानिंग कमीशन के पास उस टाइम पर पावर्स रहती थी. तो अब हम देखते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप देख सकते हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. इस चीज में काफी कॉन्टेक्ट्स भी नीति आयोग ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं. अंत्योदय, अंत्योदय मतलब जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कैसे आप ऊपर पहुंचाते हो, इसके ऊपर नीति आयोग का सबसे बड़ा काम रहता है, और ये उस पर ही मेन काम करते हैं. देन इंक्लूजन, जो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में ऐड होने से कतराते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, है ना. तो आप बोल सकते हो दैट द पीपल हु आर नॉट दैट मच ऑब्लाइज्ड टू गेट कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम, उनको इंक्लूड करना नीति आयोग का काम रहता है. देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो भी डिफरेंस होता है पॉपुलेशन के बीच में, उसको कवर अप करना. गवर्नेंस, गवर्नेंस तो ऑब्वियसली है ही. देन वर्किंग ऑन विलेज, एज आई टोल्ड यू दैट नीति आयोग हैज बीन working on it. So this was it, guys. This was for today's video. I explained Niti Aayog today, and guys, please do follow our channel on Instagram also, as I share many things over there too. So yeah, just like, share and subscribe if you like the video. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.